नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने नायक की विशेषताओं पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं धनंजय के अनुसार जो 10वीं शती के उत्तरार्ध में हुए थे और जिन्होंने 10 रूपक की रचना की थी, उनके अनुसार नायक के गुणों, नायक की विशेषताओं पर चर्चा करूँगा। फिर साहित्य दर्पण के रचनाकार विश्वनाथ कविराज जो 14वीं शताब्दी में हुए थे, उनके अनुसार नायक के जो सात्विक गुण हैं, उन गुणों की चर्चा करूँगा। और फिर वात्स्यायन जिन्होंने कामसूत्र की रचना की, तो वात्स्यायन द्वारा लिखित कामसूत्र के अनुसार नायक की विशेषताओं की चर्चा करूँगा। नायक या नायिका, जैसा कि मैंने बताया है, नायक या नायिका, जैसा कि मैंने बताया है कि वह नायक संघर्ष करता है और फिर नायिका भी संघर्ष करती। और किसके विरुद्ध नायक संघर्ष करता है, किसके विरुद्ध नायिका संघर्ष करती है? तो प्रतिरोधी के विरुद्ध। और प्रतिरोधी कौन होता है नायक का? हम सभी जानते हैं, खलनायक या प्रतिनायिका। और यह भी बताया है कि नायक का प्रतिरोधी प्रतिनायिका भी हो सकती है, खलनायिका भी हो सकती है। उसी तरह से नायिका का प्रतिरोधी खलनायक भी हो सकता है, प्रतिनायक भी हो सकता है। यदि प्रतिरोधी खलनायक या खलनायिका नहीं है, तब परिस्थिति प्रतिरोधी का काम करती है, खलनायिका का काम करती है। और परिस्थिति के भी विषय में मैंने बताया है। अनुत्थान ये परिस्थिति है, उन्नतिहीनता यह परिस्थिति है, विकासहीनता यह परिस्थिति है, असत्य, अंधकार, मृत्यु और परतंत्रता, दरिद्रता, अशिक्षा, असंस्कृति, अज्ञान और दुख, कष्ट आदि परिस्थितियां हैं। अभाव परिस्थिति है, अशिक्षा परिस्थिति है, अज्ञान परिस्थिति है, अंधविश्वास परिस्थिति है, कुप्रथा परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थितियां मानव जीवन में आती रहती हैं, जिनसे मनुष्य संघर्ष करता है। और संघर्ष किसके लिए करता है नायक या नायिका? संघर्ष किसके लिए करती है? तो दो उत्तर होते हैं इसके। एक तो स्वयं के लिए और दूसरा क्या है? समाज के लिए।
और समाज छोटा से छोटा हो सकता है और बड़ा से बड़ा हो सकता है। समाज है, राष्ट्र है और विश्व तक। तो यह देखने की आवश्यकता है। संघर्ष करता है स्वयं के लिए। जब वह स्वयं के लिए संघर्ष करता है तो स्वयं को विकास की ओर ले जाता है, उत्थान की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है, ज्ञान की ओर ले जाता है, अमरत्व की ओर ले जाता है और स्वतंत्रता आदि की ओर ले जाता है, समृद्धि की ओर ले जाता है और दूसरों के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करता है, दूसरों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है, दूसरों के लिए मार्गदर्शन करता है। तो यह जो है नायक, और समाज के लिए या राष्ट्र के लिए या विश्व के लिए जब वह संघर्ष करता है तो समाज को, राष्ट्र को, विश्व को उत्थान की ओर ले जाता है, उन्नति की ओर ले जाता है, विकास की ओर ले जाता है, सत्य की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है, अमृत की ओर ले जाता है, स्वाभिमान की ओर, स्वतंत्रता, समृद्धि, शिक्षा, संस्कार, ज्ञान विज्ञान, शास्त्र, सुख, आनंद, मोक्ष आदि की ओर ले जाता है। या नायिका इसी तरह से समाज को, राष्ट्र को, विश्व को रास्ता दिखाती है, राह दिखाती है। और यह भी बताया कि नायक के गुणों में है त्यागी है, यह भोक्ता नहीं होता है, जैसा कि कहा गया भोक्ता या भोगी। भोगी होता है, कष्ट का भोगी होता है, दूसरों के लिए कष्ट सहता है, झेलता है, घास की रोटी खाता है, संघर्ष करता है, युद्ध करता है, घायल होता है और मर भी जाता है, शहीद हो जाता है, बलिदान हो जाता है। तो ये भोक्ता, ये इस प्रकार का भोक्ता होता है। सुख ऐश्वर्य का भोक्ता नायक नहीं हुआ करता है, इसीलिए उसका त्याग करने वाला नायक हुआ करता है। नायक के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात और है कि नायक कई बार जो है वह प्रछन्न होता है, प्रछन्न होता है और प्रछन्न रह कर के, नेपथ्य में रह कर के, पर्दे के पीछे रह कर के संघर्ष करता है और समाज को, राष्ट्र को, विश्व को आगे की ओर ले जाता है। ये खुद को प्रछन्न रखता है और समाज को, राष्ट्र को, विश्व को आगे की ओर ले जाता है। वो जितने सारे उदाहरण मैंने बताए वह। दूसरी बात क्या होती है कि चतुर व्यक्ति, कृतघ्न व्यक्ति नायक को क्या कर देता है? प्रछन्न कर देता है और उसके किए हुए कर्म का चतुराई से, कृतघ्नता से स्वयं को श्रेय देने लग जाता है। काम किसी ने किया है और श्रेय कोई और ले जाता है, यह ध्यान में रखना है। तो इस समय भी नायक जो है, जो असली नायक है, वह प्रछन्न हो जाता है। तो कुछ तो परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि नायक खुद प्रछन्न रहता है, लेकिन ज़्यादातर स्थितियां ऐसी होती हैं कि चतुर व्यक्ति या कृतघ्न व्यक्ति
क्या करता है कि नायक के किए हुए को अपना किया हुआ घोषित करता है और इस कला में वह पारंगत होता है, अत्यंत ही कुशल होता है। फोटो खींचना एक कला है, लेकिन फोटो खिंचवाना उससे भी बड़ी कला है। और मैंने देखा है कि जब हमारे यहाँ महाविद्यालय के अत्यंत विस्तृत प्रांगण में बड़े बड़े नेता आते हैं तो हम लोग मंच की सजावट में, उनके स्वागत सम्मान में, भोजन आदि की व्यवस्था में लीन रहते हैं। और जब नेता महोदय आते हैं तो हम लोगों को धकिया करके, दरकिनार करके और उनके साथ अनेक पोज में फ़ोटो खिंचाने वाले लोग बाजी मार ले जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि फ़ोटो खींचना कला है, लेकिन फ़ोटो खिंचवाना यह भी बहुत बड़ी कला है। और ये कलाबाजों का ही काम है कि दूसरे के किए हुए को जो है अपने किए हुए के अंतर्गत ले लेता है, दूसरे के कार्यों का श्रेय खुद को देता है, खुद को घोषित करता है। और कई दफ़ा इतिहासकार भी होते हैं जो अपने दृष्टिकोण के कारण, अपनी विचारधारा के कारण किसी नायक का जो है सही मूल्यांकन नहीं करते हैं और उनको गौण कर देते हैं, उनको प्रछन्न कर देते हैं। यह हमने देखा है, यह हमने समझा है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि नायक के गुणों के विषय में जानेंगे। नायक को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। तो सर्वगुण संपन्न ईश्वर ही हो सकते हैं। तो इसलिए नायक का एक जो है अर्थ ईश्वर भी है, यह मैंने बताया है। लेकिन जो सामान्य मनुष्य नायक होते हैं वे सर्वगुण संपन्न ना भी हों तो बहुगुण संपन्न उन्हें अवश्य होना चाहिए। उन्हें सभी उच्च गुणों का आश्रय होना चाहिए, उन्हें सभी उच्च गुणों का आधार होना चाहिए। और धनंजय के अनुसार नायक में कितने गुण होने चाहिए, तो धनंजय के अनुसार नायक के 22 गुण होने चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही समय में सभी गुण हो, अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार उनमें ये गुण जो हैं उभरने चाहिए, या नायक अपने इन गुणों का उपयोग करे। यह है बताया। धनंजय 10वीं शती के उत्तरार्ध में हुए हैं, इन्होंने 10 रूपक की रचना की है। उनके अनुसार नायक के गुण जो हैं वो 22 होने चाहिए। हम इन गुणों को देखेंगे और समझेंगे। पहला जो गुण है वह विनीत है, और विनीत का अर्थ विनम्र नहीं होता है, और विनम्र का अर्थ नम्र नहीं होता है। यह ध्यान में रखना है। आप देखिए, यह व्यक्ति है, सीधा है, और यही व्यक्ति है, देखिए इधर झुक गया है। फिर यही व्यक्ति है, देखिए विनम्र हो गया है। यही व्यक्ति देखिए ये दंडवत हो गया है। तो विनम्रता की यह पराकाष्ठा है, ये नम्र होता जा रहा है।
ये नम्र हो गया, ये नम्र हो गया, ये नम्र हो गया। और विनम्र, देखिए विनम्र क्या है, इधर से इसको देखिए, इधर से देखिए तो नम्र प्रतीत होगा, और इधर से देखिए तो विनम्र प्रतीत होगा। तो नम्रता और विनम्रता, इसको समझने की आवश्यकता है। यह जो है नम्र है, इसकी बनस्पत देखिए, और इधर से देखिए झुका हुआ है, लेकिन अगर देखेंगे तो विनम्रता जो है ये इस तरह से दिखाई देगी आपको। तो ये विनम्रता है। और इस तरह से बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से ये देखिए, यहाँ उदग्र है, वर्टिकल है व्यक्ति, लेकिन इधर से देखेंगे तो विनम्र होता जा रहा है। और ये देखिए स्थिति आती है कि व्यक्ति दंडवत हो जाता है। और इधर से देखिए, इधर से नम्र होता जा रहा है और इधर से विनम्र होता जा रहा है। ये है, इधर नम्रता है और इधर विनम्रता है। ये समझना, ये नम्र होता जा रहा है, झुकता चला जा रहा है, और ये विनम्र होता चला जा रहा है, उठता चला जा रहा है, सिर तान करके खड़ा हो जाता है। ये विनम्रता है और ये नम्रता है, ये समझना है। असल बात है कि समय के साथ जो है शब्द के अर्थ में परिवर्तन होता रहता है, लोग जो है दूसरे तीसरे अर्थ में उसको लेते रहते हैं। तो नम्रता और विनम्रता का अर्थ नहीं समझ पाते हैं लोग, वो विशेष नम्रता का अर्थ ले लेते हैं, लेकिन वो नम्रहीनता भी तो विनम्रता है विशेष। ये और विनीत का अर्थ तो हरगिज नहीं विनम्र होता है, ये ध्यान में रखना है। विनीत का अर्थ विनम्र या नम्र हरगिज नहीं होता है। तो ये बता रहा, विनीत का अर्थ होता है विशेष रूप से लाया गया या विशेष कार्य के लिए लाया गया। विनीत, अब देखिए, विशेष रूप से लाया गया या विशेष कार्य के लिए लाया गया। कुमार संभवम में कुमार को विशेष रूप से लाया गया है और विशेष कार्य के लिए भी लाया गया है। तो विनीत का अर्थ यहाँ यह होता है, बिल्कुल अच्छी तरह समझना है। वो हो सकता है वो शब्दकोश में यह अर्थ नहीं मिले, शास्त्र में तो नहीं ही है। विनीत का अर्थ विनम्र दिखाया गया, वो बताया गया, वह नहीं है। विनीत का अर्थ होता है, नीत का अर्थ होता है लाया गया, लाया गया। और विनीत विशेष रूप से लाया गया या विशेष कार्य के लिए लाया गया। और मैंने बताया कालिदास का जो ग्रंथ है कुमार संभवम, कुमार संभवम में कुमार को विशेष रूप से लाया गया है और विशेष कार्य के लिए लाया गया है। तो कुमार संभव जो है, कुमार जो हैं वो विनीत हैं, यहाँ विशेष रूप से लाए गए हैं, विशेष कार्य के लिए लाए गए। और फिर देखिए चाणक्य भी हैं, इन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त को विशेष रूप से लाया और विशेष कार्य के लिए लाया। तो चंद्रगुप्त विनीत हैं, ये समझिए, जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है, जो एग्जैक्ट मीनिंग है, जो एप्रोप्रिएट मीनिंग है, वह समझने की आवश्यकता है। कुमार जो है विनीत हैं कुमार संभवम में,
विशेष रूप से लाए गए हैं, विशेष कार्य के लिए लाए गए हैं। और चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त को विशेष रूप से लाया है, विशेष कार्य के लिए लाया है चंद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त भी यहाँ विनीत हैं। पता चल जाएगा आपको। अनीत जो नहीं लाया गया हो, इसका स्त्रीलिंग देखिए, अनीता जो नहीं लाई गई हो। और कुनीत जो बुरी तरह से लाया गया हो, कुनीता जो बुरी तरह से लाई गई हो, सुनीत जो अच्छी तरह से लाया गया हो, सुनीता जो अच्छी तरह से लाई गई हो, है ना। और परिणीता, ये रहर्षई र के कारण जो है दंत न मूर्धन्य न में परिणत हो गया है। परिणीता जो चारों ओर से लाई गई हो, परिणय करके लाई गई हो, तो परिणीता या परिणीत पुंगलिंग जो परिणय के माध्यम से लाया गया हो। जो पुनीत, हाँ, पुण्य पूर्वक लाया गया हो। पुनीता जो पुण्य पूर्वक लाई गई हो। तो नीता का अर्थ लाई गई हो, नीत का अर्थ लाया गया हो, विनीत का अर्थ विशेष रूप से लाया गया हो, विशेष कार्य के लिए लाया गया हो। विनीत का अर्थ कदापि विनम्र नहीं होता। नम्र और विनम्र का अर्थ मैंने स्पष्ट कर दिया है, रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। तो एक दृष्टि से देखने पर जो नम्र है, दूसरी दृष्टि से, दूसरी दिशा से देखने पर वही विनम्र होता है। तो ये मैंने देखा है, विनीत का अर्थ ये, और इन सभी अर्थों में ये अर्थ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो रहा है, दिखाई दे रहा है। दूसरा जो गुण होता है नायक का, दूसरी जो विशेषता होती, धनंजय के अनुसार 22 विशेषताएं उन्होंने बताई हैं, 22 गुण उन्होंने बताए हैं। तो मधुर होना चाहिए, मधुर मतलब प्रेमी होना चाहिए। और तीसरा है कि त्यागी होना चाहिए, त्याग करने की क्षमता से युक्त होना चाहिए, त्यागी। भगवान बुद्ध ने राजपाट सब कुछ त्याग दिया, भगवान राम ने त्याग दिया और वन चले गए। तो त्यागी, यह देखिए, दक्ष जिसमें देने की क्षमता हो, दक्ष जिसमें देने की क्षमता हो, देने की क्षमता हो, दक्ष वह देने में जो सक्षम हो, देने में जो तत्पर हो, वह प्रियमवद। तो प्रियमवद का अर्थ होता है प्रिय बोलने वाला। क्यों? कोई नायक शत्रु के विरुद्ध क्यों प्रिय बोलेगा, या बोलेगा भी तो शत्रु को वह बोली जो है बिल्कुल ही अप्रिय प्रतीत होगी, प्रिय प्रतीत नहीं होगी। प्रियमवद का अर्थ होता है यहाँ सीधा मितभाषी हो, थोड़े में बहुत समझा देने वाला। अधिक बोल करके अपनी ऊर्जा को नायक क्यों व्यय करेगा? वो तो वाचाल होता नहीं है, नायक अधिक बोलने वाला होता ही नहीं है। राम को देखिए और लक्ष्मण को देखिए, लक्ष्मण जितना बोलते हैं राम उतना नहीं बोलते हैं। राम थोड़े से शब्दों में और प्रेम से बोल करके बात को समझा देते हैं। तो यह देखिए, तो प्रियमवद मतलब मितभाषी हो, जो कुछ भी बोले थोड़ा बोले, अधिक नहीं बोले। और क्या होना चाहिए? नायक को
शुचि होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शुचि पवित्र होना चाहिए, अपवित्र नहीं होना चाहिए। रक्तलोक, रक्तलोक, रक्तः लोके यह सह, जो लोक में रक्त हो। अनुरक्तः लोके यह सह, जो लोक में अनुरक्त हो। रक्त अनुरक्त लोक में हो, लोक में लीन हो, लोक कार्य में, लोक कर्म में, लोक कल्याण में, लोक उद्धार में, लोक उत्थान में जो उदासीन नहीं हो, उससे, लोक कर्म से, लोक कल्याण से जो विमुख नहीं हो, कदापि विमुख नहीं होता हो, रक्तलोक उसी को कहा जाता है। उसके बाद वाग्मी, वाग्मी कुशल वक्ता हो, वाग्मी कुशल वक्ता हो, बिल्कुल ही रूढ़ वंश, रूढ़ वंश यानी प्रसिद्ध वंश का हो, प्रसिद्ध वंश का हो, ख्यात वंश का हो, सुख्यात वंश का हो, स्थिर, अपने निश्चय में स्थिर हो, अपने प्रण में स्थिर हो, युवा हो, युवा, युवा अजर, जो जर नहीं हो, बूढ़ा नहीं हो, अजर हो, अवृद्ध हो, युवा हो, और यह देव, युवा अजर, अजर देव को भी कहते हैं, अमर भी देव को कहते हैं, तो वह युवा। युवा से तात्पर्य के स्फूर्ति में, चिंतन में, मनन में, शक्ति में, विचार में, विद्या में, वाणी में, सब में युवापन के दर्शन हो, और इस तरह से युवा अजर या देव वह हो। युवा बुद्धिमान हो, बुद्धि क्या करती है? विश्लेषण करती है। बुद्धि क्या करती है? विश्लेषण करती। तो विश्लेषण करने में सक्षम हो और प्रज्ञावान हो, इंट्यूटिव हो, उसमें इंट्यूशन हो, प्रतिभा हो, प्रतिभावान हो, उसकी छठी इंद्रिय जो है वह काम करती हो, बिल्कुल सजग हो, तत्पर हो, और स्मृति संपन्न होना चाहिए। नायक को स्मृति संपन्न होना चाहिए। नायिका है तो स्मृति संपन्न होना चाहिए, स्मृति संपन्ना होना चाहिए। तो यह देखिए, उसके लिए स्मृति संपन्न, भूलने वाला नहीं हो और उत्साही हो, लोक कल्याण में उत्साह से भाग लेता हो। यह नहीं है कि अनुत्साही हो जाए, उदासीन हो जाए, और कलावान हो, कलाकार हो, कलामर्मज्ञ हो, कलाविद हो, कला को जानने वाला हो,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये नायक के गुण हैं। शास्त्र चक्षु हो, शास्त्र चक्षु यानी उसकी आँखें जो हैं वो शास्त्र के अनुसार जो है देखे, सोचे, विचारे। तो शास्त्र चक्षु हो, शास्त्र अधीत हो, शास्त्र का अध्येता हो, और आत्मसम्मानी हो। आत्मसम्मानी, स्वाभिमान होना चाहिए उसमें, और अपने समाज, अपने राष्ट्र के प्रति उसमें आत्मसम्मान की भावना कूट कूट कर भरी हुई हो। शूर हो, वीर हो, और ये है। उसके बाद है कि दृढ़ हो, उसको कोई डिगा नहीं सके, उसको कोई टाल नहीं सके, है ना, अडिग, अटल। तो इस अर्थ में है ये दृढ़। स्थिर भी है, स्थिर अपने निश्चय में स्थिर हो, निश्चय जो उसने कर लिया है उसमें फिर वह स्थिर रहे। मति उसकी स्थिर हो, मति जो है क्षण क्षण जो है वह बदलने वाली नहीं हो। और दृढ़ का मतलब हुआ कि उसने जो निश्चय कर लिया है तो उसके उस निश्चय से उसको कोई दूसरा डिगाने वाला नहीं हो, टालने वाला नहीं हो। और तेजस्वी हो, तेज युक्त हो, तेजवान हो, कांति युक्त हो, और क्या हो, धार्मिक हो। धार्मिक हो, 22वां गुण है नायक का, धार्मिक हो। धर्म किसे कहते हैं? उचित कर्म को ही धर्म कहते हैं। ये धर्म की सबसे व्यापक परिभाषा है। उचित कर्म को ही धर्म कहते हैं। तो उचित कर्म करने वाला, अनुचित कर्म नहीं करने वाला, उचित कर्म नीति पूर्वक करने वाला, उचित कर्म नीति पूर्वक करने वाला हो, और वह उसका उचित कर्म नीति सम्मत हो और विधि सम्मत हो, तो वही धर्म। नीति सम्मत हो और विधि सम्मत हो। अगर विधि सम्मत कर्म नहीं होगा तो अवैध हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा। और अगर नीति पूर्वक नहीं है यह कर्म तो अनैतिक हो जाएगा। तो उचित कर्म ही धर्म है, और वह उचित कर्म नीति सम्मत हो और विधि सम्मत हो, तो वही कर्म जो है, उचित कर्म जो विधि पूर्वक किया जाता है, नीति पूर्वक किया जाता है, धर्म कहलाता है। और धर्म जो है वह पुण्य है, अधर्म जो है वह पाप है, और दूसरे को कष्ट देना, पापाय परपीडनम, दूसरों को परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है, और वह पाप ही अधर्म है। और इसका विपरीत समझिए कि
परोपकार करना वह धर्म है। पापाय परपीडनम, दूसरों को कष्ट देना अधर्म है, पाप है, यह समझिए। तो ये धनंजय के अनुसार ये जो हैं नायक के 10 धनंजय के अनुसार नायक के ये 22 गुण हैं। कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे कि धनंजय ने नायक के कितने गुण बताए हैं, कितनी विशेषताएं बताई हैं, तो आपको एक शब्द में या एक वाक्य में कहना है 22। तो ये नहीं है कि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी उत्तर होते चलते हैं। और अब देखिए विश्वनाथ कविराज, कवियों में जो श्रेष्ठ हो, क्योंकि कोई राजतंत्र तो कवियों का होता नहीं है कि कवियों का राजा होगा, यह ध्यान में रखना है। कवि समुदाय में राजतंत्र नहीं होता है कि कवियों में राजा होगा। राजा से अर्थ यहाँ श्रेष्ठ से, तो कवियों में जो श्रेष्ठ हो तो वह जो है कविराज हुआ। राजकवि, राजाश्रित कवि, यह समझना। तो बताया है। तो विश्वनाथ, इन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की है। और यह 14वीं शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने जो है नायक के 8 सात्विक गुण बताए। 8 सात्विक गुण बताए हैं। और इसको जो है समूद भूत गुण भी इन्होंने कहा है। सम उद्भूत गुण, सम्यक रूप से उद्भूत होना चाहिए यह गुण, बाह्य नहीं होना चाहिए, आरोपित नहीं होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए, वो केवल प्रदर्शन मात्र नहीं होना चाहिए। तो यह जो है हमने देखा है। और इनके अनुसार जो है ये 8 गुण जो हैं कि सुंदर होना चाहिए, वो सौंदर्य संपन्न हो। नायक, नायिका है तो सौंदर्य संपन्ना हो, सुंदरी हो, यह समझते चलेंगे। अलग से विलासी हो, ये विलासिता जो है अर्थशास्त्र का शब्द है, ध्यान में रखना है। विलासिता अर्थशास्त्र का शब्द। और सामर्थ्य से अधिक व्यय करने की प्रवृत्ति को ही विलासिता कहा जाता है। सामर्थ्य से, क्षमता से अधिक व्यय करने की प्रवृत्ति को ही विलासिता कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये का पलंग रखने या बनवाने की क्षमता है और अगर वह क्षमता से अधिक 5 लाख रुपये का पलंग बनवाता है तो यह उसकी विलासिता की प्रवृत्ति कही जाएगी। तो विलासी मतलब यह होना चाहिए कि वह जो है खर्च करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, व्यय करने की क्षमता होनी चाहिए। और यह आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, यह समझना है, संपूर्णता में समझना है कि मुझमें जितनी क्षमता है, जो कहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस, वो अपना सर्वोत्तम प्रदान करना, इस अर्थ में इसको लेना।
अपना सर्वोत्तम प्रदान करना, सर्वश्रेष्ठ कार्य संपन्न करना, तो यह विलासिता है, इस अर्थ में है। और ये नहीं विलासिता मतलब मद्यप हो और सुरा सुंदरी में लीन रहने वाला हो, विलासिता का अर्थ यह नहीं है। और मधुर बताया प्रेमी स्वभाव का हो, गंभीर, सुंदर हो, विलासी हो, मधुर हो, प्रेमी स्वभाव का हो, इसी से माधुर्य बना है। हाँ, माधुर्य संबंध प्रेम संबंध को कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। और सुंदर का अर्थ बताया, विलासी का अर्थ बताया, मधुर का अर्थ बताया, गंभीर हो, छिछोरा नहीं हो, गंभीर हो, उथला नहीं हो, गंभीर हो, धीर हो, धैर्यवान हो, तेजस्वी हो, ललित हो, और क्या हो, उदार हो, अनुदार नहीं हो, कठोर या कृपण नहीं हो। उदार शब्द दोनों अर्थ में, अकृपण और अकठोर हो, उसी को उदार कहा जाता है, दोनों अर्थ में। अकृपण हो और अकठोर हो, कृपण नहीं हो, कठोर नहीं हो, तो वह उदार हो। तो यह जो है विश्वनाथ कविराज के अनुसार सुंदर, विलासी, मधुर, गंभीर, चार, धीर, तेजस्वी, ललित और उदार, ये नायक के 8 सात्विक गुण उन्होंने बताए हैं साहित्य दर्पण में। और इसको समुद्भूत गुण भी उन्होंने कहा है। और यह समुद्भूत गुण कहिए या सत्व समुद्भूत, समुद्भूत गुण, ये गुण सत्व होने चाहिए। तो समुद्भूत सत्व गुण या सत्व समुद्भूत तब गुण, ये देखिए, सत्व समुद्भूत गुण, समुद्भूत सत्व गुण, तो इस तरह से सात्विक गुण कहिए। और जो कहिए ये 8 उन्होंने बताए हैं। और कामसूत्र में वात्स्यायन ने कितने गुण नायक के बताए हैं, तो 30 गुण बताए हैं। यह हमें ध्यान में रखना है। कामसूत्र में और वात्स्यायन ने 30 गुण बताए हैं। कुछ गुण तो सर्वनिष्ठ हैं, कॉमन हैं, और कुछ अलग तरह के गुण हैं, जिन गुणों को हम अभी देख रहे हैं। जैसा कि बताया, कामसूत्र में वात्स्यायन ने नायक के 30 गुणों का उल्लेख किया है। नायक को उन्होंने कहा है कि महाकुलीन हो, बड़े कुल वाला हो, विद्वान हो, सर्वसमयज्ञ हो, सर्वसमयज्ञ, सभी समयों को जानने वाला हो, किस समय में क्या परिस्थिति होती है, किस तरह के पौधे होते हैं, फल फूल होते हैं, और आदि कैसी ऋतु होती है, आदि को जानने वाला हो, सर्वसमयज्ञ, सभी समय का ज्ञाता हो, कवि हो,
आख्यान कुशल यानी गाथाकार हो, वाग्मी कुशल वक्ता हो, प्रगल्भ यानी प्रतिभावान हो, विविध शिल्पज्ञ कलावान जो बताया गया है, विविध शिल्पज्ञ विविध शिल्पों का जानने वाला हो, वृद्धदर्शी वृद्ध सेवी हो, वृद्धों की सेवा करने वाला हो, स्थूल लक्ष्य उच्च लक्ष्य को निर्धारित करने वाला, उसको प्राप्त करने वाला हो, विनम्र विनम्र का अर्थ विद्यावान, विद्या ददाति विनयम, तो जो विनयी होगा, विनम्र होगा वह विद्यावान होगा, और जो उद्दंड है समझिए वह विद्यावान नहीं है। महोत्साही महान उत्साही हो, निष्ठावान अपने कर्म में, अपने विचार में, अपनी आस्था में निष्ठा रखने वाला हो, अनसूयक दूसरों की तरक्की देख करके जो है वह जलने भूलने वाला नहीं हो, त्यागी त्याग करने वाला हो, और मित्र वत्सल मित्रों का सम्मान करने वाला हो, मित्रों को स्नेह देने वाला हो, घटा गोष्ठी, और घटा गोष्ठी मतलब गोष्ठी करने में, सभा आदि करने में बहुत ही तत्पर रहता हो, प्रेक्षणक दृष्टि जो है प्रेक्षण युक्त हो, चीज़ों को परिस्थितियों को अच्छी तरह समझे बूझे तदनुसार काम करे, सुरुचि संपन्न उसको सुरुचि संपन्न भी होना चाहिए, निरोग होना चाहिए, सुगठित शरीरधारी होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, अमद्यप पियक्कर नहीं होना चाहिए, प्रचंड वेगवान ऐसा होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, नारी सम्मान का रक्षक होना चाहिए, स्त्री के वश में रहने वाला नहीं होना चाहिए, ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे निःशंक होना चाहिए, शंकालु नहीं होना चाहिए, संदेही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही कोई भी धार्मिक कर्म करे, उचित कर्म करे तो निःशंक हो करके करे, उसमें उधेर बुन में असमंजस में न पड़े। तो आज हमने जो है नायक की विशेषताओं, गुणों, लक्षणों पर जो है विस्तृत चर्चा की है, और मुझे लगता है आप इस चर्चा से अवश्य लाभान्वित होंगे और अपने अंदर भी नायकत्व को जगाने की कोशिश करेंगे, और नायक बन कर के स्वयं का उत्थान करने की कोशिश करेंगे, और फिर समाज, राष्ट्र और विश्व के उत्थान के लिए भी बिल्कुल ही प्रयत्न करेंगे, करते रहेंगे। आगामी जो है वर्ग में हम नायक के प्रकार पर चर्चा करेंगे। सुबोध मंडल लाइव क्लास से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।